हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो इस चैनल के बारे में अब आप जान ही चुके हैं कि सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, न्यू कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहो। आज इस वीडियो में जिस एग्जाम के बारे में, जिस कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है IMO, दैट इज इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर। तो जो इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम है, एक्चुअली ये पूरा आता है ESIC IMO में। ESIC इज एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वही ये एग्जाम कंडक्ट भी करती है। तो ESIC IMO का ये आपका एग्जाम रहता है, ठीक है। इट इज एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और वही आपका IMO का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, दैट इज इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर एग्जाम। इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर एग्जाम, फाइन। तो ये आपका एग्जामिनेशन रहता है। तो एग्जाम एसोसिएटेड साइट, अगर आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा वो भी आपको इसी साइट पर मिलेगा, ESIC की साइट पर मिलेगा, दैट इज www.esic.nic.in। अगर आप इस साइट के होम पेज पे जाओगे, वहाँ पर रिक्रूटमेंट में जाओगे, तो रिक्रूटमेंट के अंदर जब भी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगी, नेक्स्ट अभी 2022 का एग्जाम IMO का अभी हुआ था, 30 मार्च में हुआ था, तो नेक्स्ट जब आएगी वो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसी साइट पर मिलेगी। इसी को आपको फॉलो करना है अगर आप इस एग्जाम को देने में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी साइट पे मिल जाएगी। उनके रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर जाकर अप्लाई फॉर ग्रेड 2 IMO करके ऑप्शन आएगा और आप वहां से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी पहले हम इस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस पोस्ट के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे कि इसमें क्या वर्क रोल रहता है, क्या स्कोप है, क्या पे है, अगर आप देने में इंटरेस्टेड है या नहीं। पहले इस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन इस साइट पे मिलेगी, मैंने आपको बता दिया। अगर इस एग्जाम की फीस की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी, EWS, ठीक है, OBC, ठीक है, इनके लिए फीस रहेगी 500 रुपीज़। उसके सिवा SC, ST, फीमेल कैंडिडेट्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए रहती है 250 रुपीज़। तो कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। एग्जाम डेट की बात यहाँ पर मैं ये करना चाहती हूँ कि अभी जो 2022 का एग्जाम हुआ था, तो 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर को एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुए थे फिल करने के लिए, और आपको 1 मंथ मिला था, 31 जैन 2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे, आप अप्लाई कर सकते थे इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 1 मंथ आपको मिला था इसको अप्लाई करने के लिए, और 31 जैन के बाद आप देखिए एग्जैक्ट 2 मंथ बाद 30 मार्च को एग्जाम हो गया। तो जैसे ही ये रिक्रूटमेंट के फॉर्म्स ओपन होते हैं ना, एग्जाम उसके बाद बहुत जल्दी कंडक्ट होता है, कम टाइम मिलता है। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है, आप पहले से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। 30 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। 2 अप्रैल के करीब आंसर की आ गई थी और 18 मई को इसका रिजल्ट भी आ गया था। तो एग्जाम डेट्स जो आएंगी वो आपको इसी साइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप फॉलो अप कर सकते हो, फॉर्म फिल आप वहां पर कर सकते हो। एज लिमिट की अगर आप बात करोगे तो अप टू 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। एज लिमिट इसकी रहती है अप टू 35 ईयर्स। और कौन है, कौन सी कैटेगरी के वो लोग हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो आप की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, आप MBBS होने चाहिए, ठीक है। MBBS के बाद जो आपका इंटर्नशिप है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब जो आपका CRRI का जो एग्जाम होता है, दैट इज कंपल्सरी रोटेटरी रेजिडेंशियल इंटर्नशिप, वो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, यू हैव डन द इंटर्नशिप, MBBS कर चुके हो, तो फिर आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो, इस एग्जाम में बैठ सकते हो और इस एग्जाम को दे सकते हो, राइट। तो वो आप एलिजिबल होने चाहिए और लेस देन 35 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। एग्जाम का प्रोसेस क्या रहता है, तो इस एग्जाम में आपको रिटन एग्जाम भी देना है और इंटरव्यू भी रहेगा, दोनों चीजें रहेंगी। यहाँ पे आपके पास रिटन एग्जामिनेशन भी होगा, है ना, दोनों एग्जाम आपको देने होंगे और इंटरव्यू भी देना होगा, ठीक है। 2 राउंड में होता है। रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो वो भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। रिटन एग्जाम भी इसमें 2 पेपर कंडक्ट होते हैं, एक आता है आपके पास पेपर 1, एक आता है आपके पास पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 भी आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का होता है। दोनों एग्जामिनेशन 100 मार्क्स के आपके पास होते हैं, दोनों 100 मार्क्स के आपके पास होते हैं, 100 मार्क्स का
होता है। क्वेश्चंस भी 100 होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। नेगेटिव मार्किंग जितना मैंने सर्च किया मुझे वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कहीं ऐसी दिखी नहीं कि इस पेपर में होती है, ठीक है। तो 200 मार्क्स आपके रिटन के हो गए क्योंकि 100 का 2 पेपर हो गया, और आपके पास 50 मार्क्स का एक इंटरव्यू राउंड भी रहता है, 50 मार्क्स का एक इंटरव्यू राउंड भी रहता है, ठीक है। तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो इसमें आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे, एक आपका जनरल मेडिसिन आता है इसमें, एक आपका आ जाएगा इसमें अगर आप बात करेंगे तो जनरल मेडिसिन होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स का, और फिर पीडियाट्रिक्स, और वो होगा ऑफ कोर्स आपके पास 20 मार्क्स का। तो ये तो आपका पेपर 1 का सिलेबस हो जाएगा। पेपर 2 के सिलेबस में रहता है, पेपर 2 के सिलेबस में रहता है, एक आ जाएगा आपके पास सर्जरी, ठीक है, सर्जरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो सब हो जाएगा। 34 क्वेश्चन 34 मार्क्स का ये हो जाता है। फिर आपका OBGYN ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट है ना, 33 मार्क्स ये हो जाएंगे। और एक आता है PMS प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, PSM विच इज योर प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस, ये भी आपका 33 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपके पास हमने डिस्कस कर लिया कि 100 मार्क्स के 2 रिटन एग्जामिनेशन होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और आपके पास 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो 250 टोटल मार्क्स में से आपकी जो है कट ऑफ बनाई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन होगा। अब यहीं पर अगर मैं मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज की बात कर दूं जितना आपको चाहिए इस रिटन एग्जामिनेशन में, तो वो कितना होगा? मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के लिए ऑफ कोर्स अलग अलग यहाँ पे रहेगा। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 45% मार्क्स आपके आने चाहिए रिटन एग्जामिनेशन में। OBC EWS के लिए 40% हो जाएगा, SC ST के लिए 35% हो जाएगा, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 30% हो जाएगा। मतलब 5% का यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। देखो आप ये 200 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन दोगे, उनमें से इतनी क्वालिफाइंग परसेंटेज आपको चाहिए। अब जो बच्चे ये रिटन एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, अब और जितनी वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है, तो 3 टाइम्स लोग बुलाए जाते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए। 3 टाइम्स जितने भी लोग आपके पास हमारे पास, तो 3 टाइम्स दी वैकेंसीज, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन के अंदर कि 3 टाइम्स दी वैकेंसीज। अब जो भी वैकेंसी उस ईयर वाले एग्जाम में आपके लिए अवेलेबल होगी उसके 3 टाइम्स लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता है, और फिर उतना ही जितना पोस्ट अवेलेबल है उतने लोगों को ये पोस्ट यहाँ पर मिलती है। तो वहीं अगर मैं वैकेंसीज की बात आपसे कर लूँ तो इस साल जो वैकेंसीज रही थी 2022 के जब ये एग्जाम आया था, तो अबव 1000 बेटा, अबव 1000 यहाँ पर जो है वैकेंसीज रही थी। दैट इज जनरल के लिए रही थी 459, OBC के लिए 303, SC के लिए 158, ST के लिए 88, EWS के लिए 112 और PWD के लिए 90। तो इट वाज 1120 टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 1120 वैकेंसीज थी और 90 PWD की। तो बहुत सारी वैकेंसीज थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी थे यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी बढ़ी थी यहाँ पे, है ना। इस बार ये एग्जामिनेशन बहुत सारे लोगों ने भी दिया यहाँ पे। एक और डाउट इंटरव्यू से रिलेटेड जो बच्चों को आता है कि इंटरव्यू देने किस स्टेट में जाना होगा। तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, जो भी आपका चॉइस ऑफ स्टेट होता है जहां पर आप काम करना चाहते हो, बिकॉज जब आप एक अगर आप एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो और आप एक IMO बन जाते हो, ठीक है, तो IMO की पोस्टिंग ESIC के हॉस्पिटल में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, ESIC हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज में। तो आप उस फॉर्म में आपसे पूछा जाता है आप किस स्टेट में काम करना चाहते हो, जिस स्टेट में आप काम करना चाहते हो वहीं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, वहीं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू वाला डाउट भी आई गेस क्लियर हो गया हो। वैकेंसीज काफी सारी हैं और उसी के अकॉर्डिंग स्कोप भी है, और भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे अगर आप जिस भी स्टेट में जा रहे हो जहां पर भी आपकी पोस्टिंग हुई है एज IMO, तो वहां पर अगर क्वार्टर्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली रहने के लिए वहां पर आपको क्वार्टर्स मिलते हैं। अगर क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है तो होम अलायंसेस मिलते हैं। उसके सिवा DNS अलायंस, नॉन प्रैक्टिस अलायंस, ट्रांसपोर्ट अलायंस, मेडिकल केयर, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पे की भी अगर मैं बात करूँ तो पे भी यहाँ पर कम नहीं है। जैसे अगर आप कोई और MBBS डॉक्टर्स की बात करें तो इनिशियली 56,000 आप मान लो, और ये सारे अलायंस को अगर आप इंक्लूड करो, बेनिफिट्स को इंक्लूड करो, तो अप्रोक्सीमेटली 1.7 लाख तक का पे इनिशियल इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर का हो सकता है। तो आप पे भी यहाँ पर 56K से अगर आप सारे अलायंसेस मिलाओ तो 1.7 लाख का पे हो जाएगा। पे भी अच्छा है, स्कोप भी अच्छा है। और अगर मैं वर्क रोल, वर्क प्रोफाइल की बात करूं कि अगर आप ये सब कुछ क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लेते हो और आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो वर्क प्रोफाइल क्या रहता है?
तो बेटा वर्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, मतलब जिस भी ESI के, अब डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। अगर आप डिस्पेंसरी में पोस्टेड हो तो वहाँ पर आपको OPD का काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी ESI के हॉस्पिटल में पोस्टेड हो तो OPD का काम, IPD का काम, अगर कोई कैजुअलिटी है तो वो संभालना, इमरजेंसी काम, तो वो सब रहता है बिल्कुल जैसे किसी और डॉक्टर का काम रहता है, वैसा ही काम यहाँ पे रहता है। कुछ एक कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि यार पेपर वर्क बहुत ज़्यादा संभालना होगा, एज IMO हमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा करना होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है, मैनेजमेंट वर्क रहता है, बट वो वर्क बहुत बहुत लिमिटेड है, बहुत मिनिमम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके हॉस्पिटल में कोई ऐसा केस आया जिनको आगे रेफर किया जा रहा है किसी और हॉस्पिटल में, ऐसे रेफरल वाले केसेस हैं, तो उनकी बिलिंग, किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो सारा पेपर वर्क वो देखना होता है। बट मेजर वर्क आपका OPDs, IPDs और कैजुअलिटीज में रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस डिस्पेंसरी में आप काम कर रहे हो। आप OPDs मैनेज करोगे, IPDs मैनेज करोगे, है ना, या फिर कैजुअलिटीज मैनेज करोगे, और कुछ लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी रहता है। लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी रहेगा, कुछ लिमिटेड वर्क भी रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके सिवा अगर मैं ड्यूटी आवर्स की बात करूँ तो वो बहुत लिमिटेड है, 6 to 8 आवर्स की ड्यूटी रहती है, बस 6 to 8 आवर्स की ड्यूटी रहती है। तो वो लोग जिनको अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है ना, काम भी करना है डॉक्टर वाला, और बहुत ज़्यादा ड्यूटी आवर्स भी नहीं देने हैं, तो बहुत अच्छी जॉब पोस्ट है उनके लिए। वैकेंसीज भी आपने देख ली, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपने देख ली। तो 6 to 8 आवर्स की बस जॉब पोस्ट रहती है, और ये आपका वर्किंग प्रोफाइल वहाँ पर रहता है। प्रमोशन का स्ट्रक्चर अगर वहाँ पर समझो, अगर आप अब ये वाला एग्जाम दोगे, IMO का एग्जाम दोगे, तो आप अप्लाई करोगे ग्रेड 2 IMO के लिए। विद इन 4 years यू गेट प्रमोटेड टू ग्रेड 1। फिर 5 years में यू बिकम CMO, दैट इज चीफ मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट 5 years में यू बिकम NFSG, दैट इज नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड, उस लेवल पर आप आ जाते हो। उसके आगे फिर एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल होता है। तो विद इन 5 years, 4 years के गैप में ये प्रमोशन भी उसके अकॉर्डिंग होता रहता है। 10 पे ग्रेड स्केल यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो प्रमोशन के भी अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं, काम करने के लिए स्कोप अच्छा है, एंड ऑल ओवर इंडिया आप जहाँ चाहते हो वहाँ पर अपना मतलब अपना स्टेट ऑफ चॉइस भी बता सकते हो जहाँ पर आप पोस्ट होना चाहते हो। तो आई एम होपिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, और इस पोस्ट में आपको काम क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी आपको पता चल चुका होगा। फिर एक और डाउट इस कोर्स से रिलेटेड, इस पोस्ट से रिलेटेड आता है कि प्रोबेशन पीरियड कितना है। तो भाई 2 years का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। फिर कुछ MBBS डॉक्टर्स ये जानना चाहते हैं कि अगर हम फर्दर हायर स्टडीज़ करना चाहें, PG करना चाहें, तो हमें स्टडी लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका क्या मतलब प्रोसीजर यहाँ पर रहता है। तो बेटा आपको इस पोस्ट पे 5 years अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। 5 years से पहले आपको स्टडी लीव नहीं मिलती। मिनिमम 5 years की सर्विस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी पहले, ठीक है। मिनिमम 5 years की आपको सर्विस देनी पड़ेगी। और अगर आपको यहाँ से स्टडी लीव लेनी है तो आपको 3rd year ऑफ सर्विस के अराउंड अपने सीनियर से, अपने मैनेजमेंट से बात करके रखना पड़ेगा। और आपको चाहिए होगा एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, मैनेजमेंट के थ्रू साइन कर मिल जाएगा। अब जनरली क्या होता है कि हॉस्पिटल पहले ये चीज़ चेक करता है कि आपकी हायर स्टडी से उनको जो सर्विस मिल रही थी आपके थ्रू, उसमें कुछ बेनिफिट होगा या नहीं, हॉस्पिटल को कुछ बेनिफिट होगा या नहीं, तभी आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। बट अब क्या होगा, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये सर्टिफिकेट इजीली दे दिया जाता है। कुछ ही ऐसे केसेस हैं जो मैंने सुने कि हाँ नहीं मिला ऐसा स्टडी लीव, बट अदरवाइज आप इसको 3rd year में अप्लाई करो तो 5 साल की सर्विस के बाद आपको अपनी PG के लिए आप फर्दर अपनी PG कंटिन्यू कर सकते हो। 3 years का स्टडी लीव लेके आपको जो भी पोस्ट ग्रेजुएट करनी है आप उसको कर सकते हो। तो वहीं से एक डाउट आता है कि फिर PG करने के बाद स्पेशलिटी पोस्ट हमें इस पोस्ट के अंदर, IMO के अंदर मिलती है नहीं मिलती। तो डेफिनेटली स्पेशलिटी पोस्ट्स होती हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर ESI हॉस्पिटल में जा रहे हो जहाँ पर जिसमें आपने स्पेशलिटी की है, ठीक है, और वो डिपार्टमेंट वहाँ पर मौजूद है, तो आपको उसी डिपार्टमेंट में पोस्ट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर वो डिपार्टमेंट वहाँ पर नहीं है तो फिर जो भी डिपार्टमेंट वहाँ पर है आपको उसी के अंडर काम करना पड़ेगा। या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के IMO वहाँ पर नहीं है, डॉक्टर वहाँ पर नहीं है, तो आपको उनकी जगह पर काम करना पड़ सकता है, या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में आपको किसी और के डिपार्टमेंट का काम करना पड़ सकता है। बट मेजरली स्पेशलिटी पोस्ट्स होते हैं, और जनरली जो भी आप प्रेफर करते हो वो पोस्ट आपको वहाँ पर मिल जाती है आफ्टर योर PG ऑल्सो। तो ऐसी भी कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। अच्छा पोस्ट अगेन, आई गेस ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। 2 और डाउट बच्चों को रहते हैं। बॉन्ड का डाउट रहता है कि कोई बॉन्ड है इस सर्विस में, तो ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं है। बस आपको एक 1 month प्रायर नोटिस देना होगा इफ़ यू वांट टू लीव दिस सर्विस। तो 1 month प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा, एंड देन यू कैन लीव योर सर्विस, ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टडी मटेरियल क्या ऑप्ट करें, एग्जाम लेवल डिफिकल्टी क्या रहती है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं रहता, मॉडरेट एग्जाम रहता है। अब क्या है, नीट UG के बाद बहुत से स्टूडेंट्स
नीट MBBS के बाद बहुत से स्टूडेंट्स नीट PG के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और बहुत से बच्चे UPSC की पोस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, UPSC की पोस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आपका कौन सा एग्जामिनेशन आ जाता है, आपका CMS दैट इज कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्जामिनेशन यहाँ पर आ जाता है। कंबाइंड मेडिकल सर्विस का एग्जाम यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप नीट PG के लिए या UPSC CMS के लिए प्रिपेयर करो तो जो मटेरियल आप वहाँ पर यूज़ करो वही से ये वाला एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, इनफैक्ट काफ़ी इजीली हो जाएगा। तो और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पर नहीं रहता है, और 3 मंथ्स इनफ है इसकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप साथ में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उतना काफ़ी होगा इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो आप जैसे ही आपका फॉर्म आ जाता है उसके बाद आपको बहुत स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी से आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, इंटरव्यूज राउंड भी जल्दी मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट आपको नहीं कराया जाता है, और 3 टाइम्स लोग बुलाए ही जा रहे हैं आपके इंटरव्यू के लिए, प्लस वैकेंसीज भी काफ़ी सारी हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। पोस्ट का जो काम करने को जो आपको मिल रहा है वो भी अच्छा है, वर्किंग आवर्स भी कम है और स्कोप भी अच्छा है। तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम के लिए ट्राई कर सकते हो। MBBS के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना CRRI कर लिया है, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो वो इसके लिए अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। आई गेस जो भी डाउट्स थे IMO से रिलेटेड यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, तो थैंक यू सो मच। आप हमें बताते रहिएगा, और किस एग्जामिनेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में डू लेट अस नो, और हम उस पर वीडियोस बनाकर आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।